नीचे की ओर, तो उसमें दो फोर्स लगते हैं, एक ग्रेविटी फोर्स जो ये ग्राउंड लगाती है, अर्थ लगाती है, एंड द सेकेंड फोर्स इज व्हाट, एयर रेजिस्टेंस, राइट। अच्छा, जब हम अपनी पढ़ाई करते हैं मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं, तो उसकी शर्त ये होती है कि एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए बेटा, कांस्टेंट, राइट। तो अब एक्सेलरेशन कांस्टेंट मतलब स्मॉल जी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। तो अगर एयर रेजिस्टेंस को कंसीडर करेंगे तो कांस्टेंट रहेगा नहीं। तो हम अपने सारे न्यूमेरिकल में सारे जो पढ़ाई करते हैं उसमें हम स्मॉल जी को कांस्टेंट रखने के लिए एयर रेजिस्टेंस को क्या करते हैं, निगलेक्ट करते हैं, ठीक है, इग्नोर करते हैं। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में दे दिया जाए एयर रेजिस्टेंस तो उसमें हमें कंसिडर करना पड़ता है। तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये कल की ही मेरी क्लास है, तो उसको मैं एक बार ब्रीफ कर देता हूँ, जो बच्चे नहीं थे उनको कम से कम टॉपिक के बारे में थोड़ा सा पता चल जाए। इस टॉपिक का नाम था मोशन अंडर एयर रेजिस्टेंस। जब आप 11वीं में पढ़ते हो, 11th में स्कूल के एग्जाम में बेटा, तो ये टॉपिक नहीं पढ़ते हो क्योंकि ये एकेडमिक सिलेबस में नहीं होता, लेकिन ये IIT नीट दोनों के सिलेबस में है, इसलिए एंट्रेंस एग्जाम के लिए पढ़ना पड़ता है, राइट। तो एयर रेजिस्टेंस, इसका नाम ही है रेजिस्टेंस, इसका मतलब जिस डायरेक्शन में मोशन होगा एयर रेजिस्टेंस उसको क्या करेगा बेटा, अपोज करेगा। कोई चीज नीचे आएगी एयर रेजिस्टेंस ऊपर, कोई चीज ऊपर जाएगी एयर रेजिस्टेंस नीचे, और कोई चीज नीचे आएगी एयर रेजिस्टेंस ऊपर, मतलब रिवर्स लगता है, ठीक है ना। अब एयर रेजिस्टेंस कितना लगेगा, ऑब्वियसली बेटा जो आपको रोक रहा है, ठीक है ना। अब जैसे आप भाग रहे हो, अब भागते कोई आपको रोकना चाह रहा है, तो अगर सिर्फ फिंगर टच करेगा तो कम रेजिस्ट होगा, आपको पूरा दोनों हाथ ऐसे लगा देगा, रेजिस्टेंस ज्यादा। मतलब आपकी बॉडी का जितना हिस्सा एयर के कांटेक्ट में आएगा एयर रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा, यानी जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा एयर रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा। तो यू कैन सी एयर रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। ये दो बातें याद रखना होता है बेटा। अब इसी में दो केस, ऊपर जाने वाला केस, नीचे जाने वाला केस। ऊपर जाने वाले को कहते हैं अपवर्ड मोशन। तो कोई चीज अगर ऊपर जा रही है तो ग्रेविटी किधर, नीचे, और अब ये मोशन ऊपर है तो एयर रेजिस्टेंस भी किधर लग गया, नीचे, यानी नीचे खींचने वाली दो चीजें हो गई, ग्रेविटी और एक क्या हो गई, एयर। तो जहां जहां जी आता है, जी की जगह क्या हो जाएगा, G प्लस ए। बस सारे इक्वेशन ऑफ मोशन में जहां जहां जी आता है G प्लस ए। और मैंने आपको बताया था, जितने भी पुराने बच्चे हैं सबको पता होगा, नए बच्चों को पता है, बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप जान लें, किसी चीज को अगर हम U से ऊपर की ओर थ्रो करते हैं तो ऊपर पीक तक जाने का जो टाइम होता है वो कितना होता है, U अपॉन G, याद रखना, उसको टाइम ऑफ एसेंट कहते हैं। अब अगर एयर रेजिस्टेंस को कंसीडर करोगे तो ये क्या बन जाएगा, G प्लस ए, ठीक है बेटा। अब डाउनवर्ड की बात करें, ऐसे ही हमने सेकेंड इक्वेशन से डाउनवर्ड कैलकुलेट किया, तो डाउनवर्ड नीचे आने का टाइम जो आया वो आया U अपॉन अंडर रूट G प्लस G माइनस ए। और जब इन दोनों को कंपेयर करोगे तो आप देखोगे कि नीचे आने वाला टाइम ऊपर जाने वाले टाइम से ज्यादा होता है। मतलब ऐसे समझो, खूब आराम से समझो, एक बॉल लिया, गेंद लिया, उसको ऊपर की ओर फेंका, पीक तक जाने का टाइम मान लो 10 सेकेंड है, तो अगर हम एयर रेजिस्टेंस को कंसीडर न करें तो ऊपर से नीचे आने का भी टाइम कितना होता है, 10 सेकेंड। मतलब अगर एयर रेजिस्टेंस कंसीडर नहीं करते हैं बेटा तो जितना टाइम नीचे से ऊपर उतना टाइम ऊपर से नीचे। लेकिन अगर एयर रेजिस्टेंस कंसीडर करेंगे तो मान लो नीचे से ऊपर जाने में 10 सेकेंड लगा, तो ऊपर से नीचे आने में 10 से ज्यादा या 10 से कम, 10 से ज्यादा। और ये अभी जो लेटेस्ट या लास्ट ईयर एमयू का जो बीटेक एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें यही क्वेश्चन आया था। उन्होंने ऊपर जाने का टाइम दिया था, नीचे आने का पूछा था और कोई डेटा नहीं दिया था। कुछ बच्चे ये सोच के चले आए कि इसमें डेटा मिसिंग है, लेकिन मिसिंग नहीं, बस ऑप्शन पे ध्यान रखना हो। हर एंट्रेंस एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन ऐसे आते हैं बेटा जो ऑप्शन से सॉल्व होते हैं। जैसे अभी मैंने बोला कि 10 सेकेंड ऊपर जाने का, तो नीचे आने का टाइम 10 से ज्यादा। अब उसमें एक ही ऑप्शन ऐसा होगा जो 10 से क्या होगा, ज्यादा, वही आपका क्या हो जाएगा बेटा, आंसर, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, मतलब बहुत सारी हमें स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है। उसमें एक स्ट्रेटजी ये भी होती है कि क्वेश्चन पढ़ते ही चारों ऑप्शन आपकी नज़र के सामने आ जाना चाहिए। तो कई बार बहुत सारे क्वेश्चन ऑप्शन की मदद से सॉल्व रहते हैं, ठीक है ना। अब मैं स्टार्ट करता हूँ बेटा आज का टॉपिक, वो क्या है, ग्राफ। कल मैंने शायद बोला भी था कि ग्राफ में स्टार्ट करूँगा। ग्राफ का बहुत रोल होता है इस काइनेमेटिक्स में और पूरी फिजिक्स में भी होता है, ठीक है ना। तो हम स्टार्ट करता हूँ काइनेमेटिक्स में ग्राफ्स कैसे होते हैं। थोड़ी सी मैथ्स आएगी, जो मैथ्स आएगी मैं बताता रहूँगा। तो पहला ग्राफ लिखिए पोजीशन टाइम ग्राफ, हेडिंग डालिए पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ।
पोजीशन ग्राफ। एक्स एक्सिस पे टाइम, वाई एक्सिस पे पोजीशन। मान लो हमने एस ली। अब मैं आपसे पूछता जाऊंगा, आप मुझे बताते जाना। व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस ग्राफ? इस ग्राफ का क्या मतलब है? कौन बताएगा? व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस ग्राफ? टाइम बढ़ता जा रहा है, देखो टाइम बढ़ता जा रहा है, लेकिन उसकी पोजीशन क्या है? फिक्स। टाइम बढ़ता जाए और आपकी पोजीशन फिक्स है, इसका मतलब क्या हुआ? रेस्ट। बात समझे बेटे? जैसे भी क्लास चल रही है बेटे, मान लो 2 बजे, 2 बजे आप यहाँ पे हो, 3:30 मान लो मेरी क्लास खत्म हुई, 3:30 पे भी आप यहीं रहे, तो टाइम इज इंक्रीजिंग 2 to 3:30 बट योर पोजीशन रिमेन्स सेम। और इस समय आप हमारे एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या हो? रेस्ट में। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मेरी क्लास में भागते हुए वहां नहीं जा रहे हो, जहां हो वहीं पे हो, इसका मतलब आप क्या हो गए बेटा? रेस्ट। तो इस ग्राफ का मतलब हो गया बॉडी इज एट रेस्ट। नॉट टेल मी व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस ग्राफ। इस ग्राफ का क्या मतलब? परपेंडिकुलर टू टाइम एक्स। थोड़ा सोचो। टाइम फिक्स है सर। टाइम फिक्स, पोजीशन चेंज। टाइम आगे नहीं बढ़ रहा है, आप आगे बढ़ रहे हो। संभव है? पॉसिबल है? नो सर। एक ही टाइम पे आप एक से ज्यादा जगह पे हो सकते हो, फिजिकली बात में, मेंटली तो हो ही सकते हो। वो 1.5 घंटे में पता नहीं कहाँ घूम के आ जाते हो आप लोग, ठीक है ना। लेकिन हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो यहाँ मेंटल वाली चीज पढ़ना ही कोई मेंटल निकाल सकता है। हम फिजिकल स्ट्रेस कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या मेंटल स्ट्रेस कैलकुलेट कर सकते हैं? नहीं। आज की डेट में कोई ऐसी मशीन नहीं है जो मेंटल से। तो टाइम फिक्स, पोजीशन चेंजेस। आइए सर, वेलकम। 1 मिनट डिस्टर्ब करूंगा। आज मैंने शुरुआत में बोला इतनी हरी भरी क्लास, मैं डबल एनर्जी में आ गया। अच्छी बात है। हाँ बैठो प्लीज। अच्छा, क्लास डिस्टर्ब करके अच्छा नहीं, अच्छी बात नहीं, करना नहीं चाहिए था। मैं लेट हो गया था, मैं सांगवान सिटी। हाँ मैं पूछ रहा था। इसको बंद कर दो।